जी वास्तव में भरकाम जी जैसे वक्ता, उनका ज्ञान, उनका अनुभव, उनका विश्लेषण, ये ऐसे संक्षिप्त कार्यक्रम के योग्य नहीं है। उसके लिए पूरे एक दिन की कार्यशाला होनी चाहिए और उस कार्यशाला में निश्चित रूप से विषय रखा जाना चाहिए। अभी हमारे महाविद्यालय के बच्चों के वास्तव में एक पेपर भी चल रहे हैं और पेपर के बीच में हमने उनको बुलवाया है और समय की भी अपनी मर्यादा है। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं मातृशक्ति संगठन की पूरी टीम का, जो श्रीमती सीमा चौहान जी के नेतृत्व में आज के इस आयोजन में पधारी हैं। और हम सभी हमारे वरिष्ठ साहित्यकार श्री जगदीश तपेश जी, श्री रमेश श्रीवास्तव चातक जी, श्रीमती अंबिका शर्मा जी, श्री संजय जैन संजू जी, आप सभी का पूनाराम कुल्हाड़े जी, आप सभी का हृदय से अभिनंदन करते हैं। और थोड़ा सा कार्यक्रम की गति को बदलते हैं। हमारे इसके बाद दो वक्ता हैं, श्रीमती मातृशक्ति के लिए मैंने बोला ना कि मातृशक्ति संगठन, बिल्कुल उनके स्वागत के लिए एक जोरदार ताली, क्योंकि मातृशक्ति संगठन का सिवनी के अंदर एक बड़ा अनुकरणीय अनुसरणीय कार्यक्रम रहता है और वो सदैव इस दिशा में माने अपनी जनचेतना को प्रदर्शित करती हैं। और एक वनवासी संगीत, वनवासी गीत जिसे बच्चों ने तैयार किया है। और कार्यक्रम की थोड़ी सी पृष्ठभूमि बता दूं कि आपके इस गीत के बाद हमारे दो वक्ता हैं। अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए डॉक्टर राम कुमार निवासी रे बनवासी रे निवासी रे, सारी दुनिया में भैया बड़े मजेदार आदिवासी रे, निवासी रे, सारी दुनिया में भैया बड़े मजेदार आदिवासी रे, निवासी रे, सारी दुनिया में भैया बड़े मजेदार आदिवासी रे। खेती करते हैं, नागर बोले तो हल होता है, मक्खन, तो वही बताना चाह रहा हूँ मैं। घर घर में नागर बेला, घर घर किसानी का, घर घर किसानी, घर घर में नागर बेला, घर घर किसानी का, घर घर किसानी। झिमिर झिमिर बरसत है अंगना में पानी का, अंगना में पानी, झिमिर झिमिर बरसत है अंगना में पानी का, अंगना में पानी, पानी रे, सारी दुनिया में भैया बड़े मजेदार निवासी रे, निवासी रे, सारी दुनिया में भैया बड़े मजेदार आदिवासी रे। सारी दुनिया में भैया बड़े मजेदार आदिवासी
माता है, चारों तरफ आपको हरियाली दिखेंगी। ये जो वनवासी जो चल रहा है, वन में किस तरह की चीज़ें रहती हैं, आइट साइड क्या देखने को मिलता है, कैसे घर रहते हैं, कैसी हरियाली रहती है, वो सब बताया गया है इसमें। खेती और बाड़ी में छाए हरियाली का छाए हरियाली, खेती और बाड़ी में छाए हरियाली का छाए हरियाली, गाँव गाँव घर घर में होत खुशहाली का होत खुशहाली, गाँव गाँव घर घर में होत खुशहाली का होत खुशहाली, खुशहाली रे सारी दुनिया में भैया बड़े मजेदार आदिवासी रे, आदिवासी रे सारी दुनिया में भैया बड़े मजेदार आदिवासी रे, निवासी रे सारी दुनिया में भैया बड़े मजेदार आदिवासी रे, बड़े मजेदार आदिवासी, बड़े मजेदार आदिवासी। थैंक यू। करता हूँ हमारे आज के इस आयोजन के विशिष्ट अतिथि जो हमारे बीच में जबलपुर से पधारी हैं, श्रीमती वंदना आनंद जी, जो वनवासी विकास आश्रम जबलपुर की नगर अध्यक्ष हैं। समय की मर्यादा को रखते हुए सार गर्भित उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय मंचा सिंह भाई साहब, दीदी और हमारे लेक्चरर प्रोफेसर यहाँ पर हैं, और अभी अभी एक माँ शक्ति का समूह आया है, उनको भी नमस्कार है मेरा, वंदे मातरम है। और आप सबसे अनुमति चाहूँगी कि मैं यहाँ पे जो बोल रही हूँ, आप लोग बुद्धि प्रवक्ता लोग हैं, आप लोगों के सामने मेरा बोलना बहुत गौण रहेगा, पर कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं जिन्हें हमें अनुसरण करना होता है। और आप सबसे पहले मैं अनुमति लूँगी हमारी विद्यार्थी जो स्टूडेंट्स हैं, महिला स्टूडेंट्स जो हैं, गर्ल्स स्टूडेंट हैं और जो बॉयज़ हैं, इनसे। उसका कारण ये है कि छोटे बच्चों को हम डांट के, प्यार से, चॉकलेट का लालच दे के बिठा सकते हैं, पर इस एज में इन बच्चों को बिठाना आपसे इजाज़त है। इससे बड़ी बात यह है कि आज जो विषय हम यहाँ लेकर आए हैं, वनवासी विकास परिषद, ये हम इसलिए नहीं लाए कि हम अपना प्रचार करने आए हैं, नहीं। जब ये हमारे बाला साहब जी देशपांडे जी, जिन्होंने इनकी स्थापना की थी, इनका जन्म हुआ था 26 दिसंबर 1913 को, और इनकी जो श्रद्धांजलि दिवस है वो है 29 जनवरी 2021। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में एक विषय आया कि भाई बाला साहब देशपांडे जी जो हैं, ये अन्य जाति के थे, और इन्होंने इतना संघर्ष किया है वनवासी लोगों के लिए, जनजाति समाज के लिए, और जंगलों में जा जा के इन्होंने काम किया। अभी आज की परिस्थिति हमारी बहुत हद तक सकारात्मक हो चुकी है, लेकिन उस समय हमारी जो सांस्कृतिक परिस्थिति थी, जो हमारी भौगोलिक परिस्थिति थी, जो हमारा शासन प्रशासन था, वो बिल्कुल प्रतिकूल था। और उस प्रतिकूल परिस्थिति में एक चट्टान की तरह अड़े रहना निश्चित तौर पे एक आदर्श है। उन्हीं की स्मृति में ये डिसाइड किया गया, निर्णय लिया गया कि हमें कुछ करना चाहिए। उसने फिर अलग अलग प्रदेश की सरकारों से बातचीत की और इस कार्यक्रम का आयोजन स्टार्ट किया, शुभारंभ किया। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं आज इसका एक हिस्सा हूँ। आज मेरी बालिकाएं यहाँ बैठी हैं, बालक बैठे हैं। मतलब हमारा उद्देश्य व्याख्यान दे के जाना नहीं है कि हमें वहाँ से एक कार्यक्रम मिला, हमने उसकी पूर्ति की और हम चले गए। आपका उद्देश्य ये नहीं है कि इस कॉलेज से आपको बुलाया गया, आप बैठे और आप जाके भूल गए। हमारा उद्देश्य है कि जिन्होंने आज़ादी दी, जिन्होंने संघर्ष किया, जिसकी वजह से आज हम यहाँ खुले तौर पे बैठे हैं, जिसकी वजह से आप पैंट शर्ट कोट पहन के वकालत कर रहे हैं, डॉक्टरी कर रहे हैं, उनको याद करना, उनको हमेशा याद रखना और अपनी आने वाली पीढ़ी को बचा के रखना। यहाँ पे इतने सारे चित्र लगे हुए हैं, इतने सारे विद्यार्थी, क्या मैं इनसे पूछ सकती हूँ आपने इनको पढ़ा?
क्या आप इनमें से किसी एक का नाम भी या कुछ भी बता सकते हैं? सिर्फ सेल्फी लेने के लिए या फोटो खींचने के लिए ये नहीं है। आज हम जो सेल्फी खींच रहे हैं मोबाइल से, वो इन्हीं सब की बदौलत ले रहे हैं। बड़ा दुख होता है कि हमारी जो महिलाएं हैं, आप देखिए यहाँ पे ये रानी गार्डनल्यू को आप देख रहे हैं, ये सामने चित्र है मेरे। इन्होंने इतना संघर्ष किया आज से 100 साल पहले, मतलब 1993 में इनकी डेथ हुई है और 14 साल ये जेल में रही और आज़ादी मिलने के बाद इनको जेल से रिहा किया गया। ये हमारी देश की महिलाएं हैं, ये हमारे देश की महिलाएं नहीं है कि जो हम स्टेज पे आके नाचते हैं। मैं बड़ा अचंभित होती हूँ। ये हमें नए ज़माने के साथ चलना है, हमें सेल्फी भी लेनी है, हमें फ़ोटो भी खींचनी है, लेकिन हमें सिर्फ सेल्फी नहीं लेनी है और हमें सिर्फ ना मनोरंजन करना है और ना मनोरंजन का साधन बनना है। जो क्रांति हमें मिली है आज, जो क्रांतियाँ हमें देखी हैं इन लोगों ने आज हमारे लिए लड़ी हैं, हम उसको किस दिशा में ले जा रहे हैं? हम फूहड़पन की तरफ ले जा रहे हैं। मेरी बेटी भी है, 10 साल की है, लेकिन शूटिंग करती है, तलवार सीखती है, पढ़ती भी है और डांस भी करती है। जो आज हमें धरोहर मिली है, हम उसका क्या करेंगे? हम उसको आगे अपनी पीढ़ी पे कैसे हस्तांतरित करें? मैं एक व्यवसायी महिला हूँ, मेरे पास भी समय नहीं है कि मैं फ्री हूँ और यहाँ आके नहीं, मैं महिलाओं के लिए काम करती हूँ। जब मैंने वनवासी विकास परिषद के कुछ लोगों से जुड़ी, मैंने उनको कार्यों को देखा, कहाँ जंगल में जा जा के काम करते हैं, इतनी दूर जा जा के काम करते हैं। मैं इतना आश्चर्य होती हूँ, मतलब मैं बहुत सक्षम महिला हूँ, मुझे आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आज मैं निकल के काम नहीं करूँगी तो क्या मेरी बेटी भविष्य में सुरक्षित रह पाएगी? और इस देश और समाज को अगर किसी ने बदला है तो हम ये नहीं कह सकते पुरुषों के दम पे आज़ादी मिली है। आप यहाँ से वहाँ तक देखिए, बराबर की महिलाएं दिखाई देंगी। आज तो हम आज़ाद हैं, आज हम आज़ाद हैं, हमारी बेटियाँ आज़ाद हैं। आज बाप नहीं पूछता बेटा 9 बज गए रात को क्यों लेट आ रही हो, लेकिन ये उस समय की आज़ादी मिली है जहाँ पे कहते थे कि बाहर निकलोगे तो अंग्रेज नोच लेंगे आप। ये उस समय की महिलाएं हैं। क्या 14 साल वो आराम से रही होंगी? क्या रानी दुर्गावती का इतिहास पता है ना? मुझे नहीं लगता यहाँ पे आए हुए लोग बच्चे जो हैं बस आए, भाषण दिए और गए। रानी दुर्गावती विपरीत स्थितियों में लड़ी। इतिहास वही बनाते हैं जो विपरीत स्थितियों में लड़ते हैं। आज मैंने भी यही सोचा कि पनिहारन को ही दुबा देंगे तो कुर्बानी कौन करेगा? हम भी करेंगे बेईमानी तो कुर्बानी कौन करेगा? यही सोच के हम बाहर निकलते हैं कि यार इनमें से 2 हम तो बने। और मैं अपनी देश की महिलाओं से भी ये चाहूँगी, यहाँ पे जितनी बैठी हैं, कि आदिवासी समाज, जनजाति समाज कोई अलग समाज नहीं है। इनका गौरवशाली इतिहास इसलिए हम बता रहे हैं कि हो सकता है कुछ संसाधनों की वजह से, कुछ मीडिया की वजह से, कुछ प्रचार प्रसार की वजह से इनका इतिहास हमारे दूसरे इतिहास के साथ नहीं जुड़ पाया। हमें तालमेल बनाना। यहाँ सभी जाति के लोग हैं। बाला साहब देशपांडे जी आदिवासी तो नहीं थे, या मैं आदिवासी नहीं हूँ, लेकिन यही भारत देश की हमारी खासियत कह लीजिए या हमारा सौभाग्य कह लीजिए कि हम एक दूसरे के साथ रहते हैं। पर पता नहीं आजकल हमारी सोच को क्या हो गया, बंटते जा रहे हैं हम अपने आप को बांटते जा रहे हैं। हम जितना मॉडर्न होते जा रहे हैं हम उतना बंटते भी जा रहे हैं। हम एक तरफ हम कहते हैं समानता होनी चाहिए, समानता तो पहले थी, तभी तो देशपांडे जी आज जंगल में जाके काम करके आए। आज हम यहाँ बैठे, सभी एक समाज के नहीं हैं, सभी एक जाति के नहीं हैं। लेकिन आज कहते ना माँ के 2 बच्चे, एक कमज़ोर है या एक पीछे रह गया, तो माँ जब भी चॉकलेट देगी तो दोनों को देगी या आधी आधी देगी। किसी वजह से अगर कुछ अधूरा है, हम सबको मिलके पूरा करना है। हमें उस इतिहास को अगर याद रखना है तो हमें आज अपना इतिहास भी बनाना पड़ेगा। आज अगर आप सेल्फी लेने के लिए मोबाइल उठा रही हैं तो आपके हाथों में इतनी ताकत होनी चाहिए कि कल आप तलवार भी उठा सकें।
और अगर आप लोगों को ऐसी आवश्यकता है कि आपको लठ सीखना है, तलवारबाजी सीखनी है, तो आप सर से बोलेंगे, आपको पूरी व्यवस्थाएं कराई जाएंगी। क्योंकि हमारे देश की महिलाओं में अगर चूड़ियाँ शोभा देती हैं रानी दुर्गावती जी की तरह, कि अगर उन्होंने चूड़ियाँ पहनी, विवाह किया, बच्चा किया, उसके बाद पति की मृत्यु, बच्चे की मृत्यु, उसके बाद आज़ादी की लड़ाई लड़ना, चूड़ियाँ पहनिए, परिवार बसाइए, लेकिन जहाँ परिवार, समाज, देश की बात आए तो रानी दुर्गावती बन के दिखाई। उस महिला ने आखिरी तक लड़ाई करी और जब उन्हें पता लगा कि अब मेरी अस्मिता पे भी बात आ सकती है, तब उन्होंने स्वयं अपना बलिदान अपनी तलवार से अपनी गर्दन आर पार कर दी, तलवार को अपनी गर्दन से आर पार कर दिया। ऐसे इतिहास, ऐसे भारत देश के लोग हैं हम, ऐसे भारत देश के लोग हैं, और हमें बहुत शर्म की बात है कि हमें अपना इतिहास याद करना पड़ता है और बच्चों को पढ़ाना पड़ता है और यहाँ आके भाषण देना पड़ता है। मुझे लगता है ये इतिहास हमारी किताबों में होना चाहिए। ये जो आज मैं यहाँ से बोल रही हूँ, वहाँ बैठ के सुने और हमारे जो विद्यार्थी हैं वो यहाँ आके वक्तव्य दें। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने इतिहास को अपने साथ रखेंगे और जो गौरवशाली इतिहास हमारा है उसे हम कायम रखते हुए कभी भी अपने भारत देश को कभी भी सर नीचे नहीं होने देंगे और एक दोबारा से गुलामी की ओर नहीं जाएंगे। जो आदर्श गुलामी के कार्यक्रम चल रहे हैं उनके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगी, सिर्फ उन्हीं चीज़ों के लिए। कहने को हम सबको आज़ादी मिल गई, कहने को हम सबको आज़ादी मिल गई, भोर हुई तो तनिक और खिल गई, पर जब बाँचती हूँ तकदीरे देश की तो लगता है कलम वही है, शाही बदल गई। हमारा देश है ये, हम सबका देश है ये, लेकिन हम अपनी बात नहीं कह सकते, क्योंकि हम अपनी कोई बात कहेंगे तो हमारे लोग ही बोल देंगे कि आप गलत बात कह रहे हैं। हम हिंदू हैं लेकिन हम हिंदू नहीं बोल सकते। ये जनजाति है, ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर है तो चलेगा। मैं कहूँ मैं पंजाबी है, मरकाम जी बोले हम जनजाति हैं, आप कहें हम ब्राह्मण हैं तो चलेगा। लेकिन अगर हम सब मिलकर कह दें हम हिंदू हैं तो नहीं चलेगा। लेकिन जो नींव हमें मिली है उसकी हम दीवारें बना रहे हैं और छत डालने का काम इन विद्यार्थियों को करना होगा। ऐसी उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आपको बताना चाहेंगे कि हमारे महाविद्यालय में, मैडम, हमारे महाविद्यालय में अगले सत्र से प्रति सप्ताह बच्चों के आत्मरक्षा के प्रशिक्षण के लिए कराटे क्लास का भी हम लोग आयोजन करने वाले हैं। माने हमारे चतुर्वेदी जी को इस बात की चिंता रहती है कि विद्यार्थियों को बदलते परिवेश में कैसे तैयार करना है। और इसी के साथ मैं संक्षिप्त अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं डॉक्टर राम कुमार चतुर्वेदी जी को, और इसके साथ ही श्रीमती अन्नपूर्णा मिश्रा मैडम, श्रीमती आकांक्षा तिवारी मैडम और श्रीमती निधि चतुर्वेदी मैडम, तीनों से निवेदन करूंगा कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए बच्चों को तैयार रखें। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ। मंचासीन हमारे मुख्य वक्ता आज जो बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि बस हम सुनते जाएं। हमारे दूसरे वक्ता ने भी जो संक्षिप्त उद्बोधन दिया है वो वास्तव में बहुत ही ज़्यादा संक्षिप्त हो गया, परंतु बहुत प्रेरक रहा, प्रेरणादायक रहा। मैं उनका भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ। सामने हमारे बीच में अभी मातृशक्ति आई हैं। सिवनी जिले के लिए बड़े गौरव की बात है कि आज सिवनी जिले में सैनिक जो शक्तियाँ रहती हैं हमारे देश के लिए बलिदान दे रहे हैं, उनके विधवाओं के लिए और उनके जो शहीद हुए हैं उनके सम्मान के लिए हमारी मातृशक्ति जो कार्य कर रही है वो अनुकरणीय है। मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। और एक बात और बता रहा हूं कि सिवनी जिले के लिए बड़ी गौरव की बात है कि
एक टैंक यहाँ पर सिवनी जिले के लिए यहाँ पे सैन्य शक्ति ने हमारे सिवनी जिले को दिया है, जो जहाँ पे मोगली बना था वहाँ पर ये स्थापित होगा जो टैंक, हमारे सिवनी के लिए बड़े गौरव की बात है। मैं उनके लिए भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ। बात आती है आज संक्षिप्त में लूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। जिस उद्देश्य से हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और हमारे मन में जो विचार आता है कि हम आज जनजाति, आदिवासी, मूल निवासी, ये ऐसे शब्दों का हम उद्बोधन क्यों कर रहे हैं? ये ऐसी स्थिति क्यों निर्मित हो गई? जो देश का संचालन करते थे, जो मध्य क्षेत्र है, ये जो मध्य क्षेत्र है, महाकौशल क्षेत्र, इस महाकौशल क्षेत्र गोंडवाना राज्य कहलाता था। ऐसी कौन सी स्थिति हो गई कि ये जंगलवासी हो गए? ऐसी कौन सी स्थिति हो गई कि ये वनवासी हो गए? ऐसी कौन सी स्थिति हो गई कि ये आदिवासी हो गए? ऐसी कौन सी स्थिति हो गई कि ये जनजाति हो गए? प्रश्न उठता है। रानी दुर्गावती, गोंडवाना राज्य की बात आती है, जहाँ गौड़ की बात आती है तो गौड़ जो शब्द रहता है कर्तव्य निष्ठा का रहता है, ईमानदारी का रहता है। सारे क्षेत्र में देश की सेवा के लिए, समाज की रक्षा के लिए जब ये तत्पर होकर के कार्य करती थी। आइए, स्वागत है साहब। एक कुर्सी हमारे बीच में आदरणीय श्री अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष उपस्थित हुए हैं, गोलानी साहब, मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। बात वह मैं बतला रहा था कि ये संपूर्ण जो राज्य था, इस राज्य में की देखरेख के लिए, इसकी संरक्षा के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए पूरा के पूरा एक समाज, एक वर्ग, गौड़ और गोंड, इनमें अंतर था। कालांतर में गौड़ हो गया जबकि ये गौड़ था। और चूंकि ये बहुत बड़ा समृद्ध राज्य था और इस राज्य में की प्रमुखता को संचालन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को स्थापित करने के लिए एक हर क्षेत्र में, प्रांत में एक प्रधान की आवश्यकता थी और वो उस प्रधान को वहाँ पे नियुक्त कर दिया गया। वो प्रधान कालांतर में प्रधान हो गए और स्थिति ये हो गई कि गौड़ हो गए, प्रधान हो गए। और बात जब आती है रानी दुर्गावती की, युद्ध की स्थिति होती है, मुगलों ने बहुत सारा अत्याचार किया, इतिहास गवाह है। और जिस शासन काल में यह अत्याचार हुआ था, उस शासन काल के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी रामायण की चौपाई में भी लिखा है। उस समय पे इतनी स्थिति हो गई थी, एक राजा थे जिसके कार्य क्षेत्र में पेटीकोट राज्य भी कहा गया है। मैं नाम लेना उचित नहीं समझूंगा, परंतु उस राज्य के कारण से रानी दुर्गावती ने भी उनकी कार्यशैली, उनकी बर्बरता, उनकी निरंकुशता, है ना, बर्बरता। मेले में, बाजारों से महिलाओं को उठा लिया जाता था, लोगों को दास बना करके काम करने के लिए लिया जाता था, पशुओं का वध कर दिया जाता था। तब गोस्वामी तुलसीदास जी को लिखना पड़ा कि ये फंडामेंटल राइट है, ढोल गवार सूद पशु नारी सकल तारने के अधिकार। तारने यानी उद्धार का अधिकार, यानी महिला, पुरुष, पशु, शूद्र, ये शिक्षा का अधिकार रखते हैं। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा। बात यहीं तक सीमित नहीं होती, हमारे साहित्य को, हमारी संस्कृति को बर्बाद करने के लिए पाश्चात्य एजुकेशन की जहाँ बात आती है, पाश्चात्य एजुकेशन में गोंडवाना राज्य की बात मैं बता रहा हूँ आपको। गोंडवाना राज्य में जब देखा स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई तो पूरा की पूरा समाज हमारे बहू बेटियों के साथ में कोई अत्याचार न हो, जंगल की ओर पलायन कर गया। पर क्या ऐसी स्थिति हो गई कि वो जंगल के ही रह गया। ऐसे बहुत सारे राजा थे, चित्तौड़गढ़, राणा प्रताप, वो भी जंगल गए, घास की रोटियां खाई उन्होंने। उसके पश्चात भी उन्होंने लोहा लिया और अपना राज्य को पुनः स्थापित किया। पर यहाँ पर रानी दुर्गावती के पश्चात जो साम्राज्य की स्थिति, जो जंगल में लोग गए, वो वापस क्यों नहीं आए? उसका कारण था कि जो जयचंद थे, उन जयचंदों ने इतना भयावह कर दिया था, इतनी भयावह स्थिति निर्मित कर दी थी, इतना डर उत्पन्न कर दिया था। जैसे आज हमारे यहाँ बच्चों को हम डराने के लिए कहते हैं चुपचाप से सो जा, नहीं तो बाबा जाएगा। वैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी।
और उस स्थिति के कारण से ये कालांतर में लोगों ने इनको जंगलवासी बना दिया। जिनके संरक्षण में हम रहते थे, जो राज्य करते थे, जिनके संरक्षण में हम रहते थे, राजपुरोहित कहलाते थे, आज वो खुद संरक्षण की बात करते हैं, वो आरक्षण की बात करते हैं, वो हक की बात करते हैं, वो अधिकार की बात करते हैं, तब हमको सोचने को मजबूर होना पड़ता है। जब हम स्वतंत्र हो रहे थे, स्वतंत्र नहीं बोलूंगे, स्वाधीन हो रहे थे, जब हम स्वाधीन हो रहे थे तो अंग्रेजों ने जितने भी देसी रजवाड़े थे, जितने भी देसी रियासतें थी, इन सभी रियासतों को मुक्त कर दिया था कि ये सब स्वतंत्र हो गए हैं, ये भारत राज्य में मिलना चाहते हैं तो मिलें, और नहीं मिलना है तो ये स्वतंत्र हैं। और उन्होंने बहुत से लोगों को, राजवंश के लोगों को बुला करके वहां का राज्य स्थापित करके दिया भी। पर यहाँ गोंडवाना राज्य की बात जहां आती है तो यहाँ के राजवंश को क्या लुप्त कर दिया गया? यहाँ के राजवंश के प्राय गायब हो गए। इनको यहाँ पे इनके राजवंश क्यों नहीं दिया गया? अगर नहीं दिया गया तो इस क्षेत्र को दरकिनार क्यों किया गया, ये प्रश्न उठता है। आज पूरा महाकौशल की जहां बात आती है, आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, जब से स्वतंत्र हुए हैं महाकौशल क्षेत्र से कोई भी मुख्यमंत्री के पद का दावेदार नहीं रहा आज तक। यहां तक कि जिस महाकौशल क्षेत्र में जहां शिक्षा की बात आती है, जहां विकास की बात आती है, जहां समन्वय की बात आती है, जहां समता की बात आती है, जहां समरसता की बात आती है, वहां पर भी ऐसी स्थिति निर्मित हो रही है कि मंत्रियों को अपने विकास के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए हक और लालीपाप जैसी योजनाओं पर निर्भर रहना पड़ रहा है। आज आवश्यकता है, आज जनप्रतिनिधि आरक्षण के नाम से आपको टिकट मिल रही है, आपको सीट मिल रही है, स्वागत है साहब, आप बैठिए, 2 मिनट लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा। हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति को धूमिल करने का तो प्रयास किया गया है। हमारे साहित्य में हम लोगों को भी बदनाम करने का प्रयास किया गया है। मनु संहिता को कहा गया है कि मनु संहिता फाड़ दो, जबकि मनु ने स्पष्ट लिखा था, जन्म नाम जायते शूद्र कर्मणा द्विज उच्यते, जन्म से सभी शूद्र पैदा होते हैं, कर्म से द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय पैदा होते हैं। तो मनु ने यह भी कहा कि एक मनुष्य में चारों वर्ण हैं। मुख में जब मैं वेदों का अध्ययन करता हूँ, जब मैं शास्त्रों का अध्ययन करता हूँ तो मैं ब्राह्मण हो जाता हूँ। मैं अपने शरीर की रक्षा के लिए जब आपको रक्षा करता हूँ तो मैं क्षत्रिय हो जाता हूँ। मैं अपने पेट की रक्षा के लिए उदर पुष्ट की व्यवस्था करता हूँ तो मैं वैश्य हो जाता हूँ। और जब मैं अपने शरीर की सुरक्षा के लिए, शरीर की आत्मरक्षा के लिए, शरीर को साफ करने के लिए, स्वच्छता के लिए काम करता हूँ तो मैं, तो ऐसे पूरे की पूरे जो वर्ण है, ये पूरे की जो पूरे वर्ण हैं, ये वर्ण हमारे पूरे शरीर में है, ये जाति में नहीं है। हमारे गोंडवाना राज्य में या हमारे जितने भी राजगृह रहे हैं, जितने भी रजवाड़े रहे हैं, इनके लोगों ने जो राज्य के लिए जो लड़े हैं वो राजपुत्र कहलाते थे। कालांतर में वो राजपूत हो गए। राजपूत और जितने भी ये गौड़ जो शब्द था, कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार, सेवा के प्रति वफादारी, वो आज गौड़ हो गए। बड़ी शर्म की बात है, जिस राज्य के, जिसके संरक्षण में हम शासन में रहते थे, जिनके संरक्षण में हमारा समाज सुरक्षित रहता था, आज वही समुदाय आज अपने हक और अधिकार की जब मांग करता है तो भारत माँ के पुत्रों के लिए बड़ी शर्म की बात होती है। आज आवश्यकता है ऐसे जनप्रतिनिधि की, ऐसे देश के रक्षकों की, ऐसे देश के राष्ट्र प्रेमियों की, जो इस तरह की जो भ्रांतियां हैं उन भ्रांतियों को दूर करें और एक समूचे राष्ट्र को एक अच्छा राष्ट्र बनाने के लिए कृत संकल्पित हों। हार्दिक धन्यवाद। और मंच के सम्मुख उन्हें ससम्मान अपना आसन ग्रहण करना है, तो सम्मानी चतुर्वेदी जी सभी अतिथियों को लेकर मंच के समक्ष, और भाई देवी सिंह जी और ला स्टूडेंट्स आ जाएं जरा फटाक से। जैसा कि पहले से ही था कि सांस्कृतिक कार्यक्रम नृत्य गायन के रूप में होना है, तो मैं
एसएससी कॉलेज से पलक एंड निखिल ग्रुप को आमंत्रित करती हूँ कि वे आएं और अपनी मंच पर प्रस्तुति दें।
नीने देवा कपल
निवाचे तारो नग गजब दिसता हो गजब दिसता धीरो धीरो आएगी सांग आए धीमर सेवाएगी आणि सरिता सिंगुल हाले की कई इमावासी कुल ढिमसा संगे लिखी हो संगे लिखी धीरो धीरो आएगी सांग आए धीमर सेवाएगी धीरो धीरो आएगी सांग आए धीमर सेवाएगी बहुत ही शानदार लिटिल एंड ग्रुप की तरफ उसके उपरांत ही मंच पर आए।
नृत्य बहुत और गान प्रसिद्ध है। गरज उठे गगन सारा, समुद्र छोड़े अपना किनारा, हिल जाए जहान सारा, जब गूंजे जय जौहर का गान। इसके उपरांत मैं LLB 5th सेम के छात्रों से अनुरोध करेंगे कि वे अपना गाना दें और मंच पर शीघ्र आएं।
सा